का सब्जेक्टिव ही रहेगा, चाहे 2 लाइन लिखना पड़े, 1 लाइन लिखना पड़े, लेकिन फिर भी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो ये चीज़ को भूल जाइए, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आंसर को करते चलेंगे। तो यहाँ पर दिया है विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो मैं बता दूँ विश्व में जो सर्वाधिक आबादी वाला है या आबादी को जनसंख्या कहते हैं वो चीन आता है। फर्स्ट स्थान पर चीन और सेकंड पर हमारा प्यारा भारत इंडिया जो है सेकंड स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। और सबसे बड़ा चीन आता है। क्षेत्रफल अलग होता है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ बात करेंगे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी, तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर से होगा झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत है। तो झारखंड की जो साक्षरता दर है जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर है 66.4% है, ठीक है। इतना परसेंटेज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो मैं बता दूं प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी भी संख्या है, मान के चले यहाँ पर 995 लिख लिए, तो प्रति 1000 में, ठीक है, 1000 में 995 अगर महिलाएं हैं तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 6 नंबर क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा एशिया और यूरोप में। यानी कि 7 महाद्वीप में से सबसे ज़्यादा यानी 70% लोग जो मिला के एशिया प्लस यूरोप यहाँ पर लोग जो है रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर जैसे अति लघु प्रश्न उत्तर जो है इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि विश्व के सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीप का नाम बताओ। तो विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीप एशिया और यूरोप ही है, क्योंकि हम जानते हैं 75% लोग जो है यहीं पे निवास करते हैं, ये 2 महाद्वीप में, ठीक है। हम लोग जहाँ किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया, और एक है यूरोप। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो मैं बता दूं भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में हमको 382 व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विश्व जनसंख्या यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमने पहले भी देखा था। आगे जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। देखिए जनसंख्या में परिवर्तन कब कब होता है, क्या क्या 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक है, एक तो जन्म दर, मृत्यु दर और परावर्स। तो यहाँ पर समझना है कि जनसंख्या में कैसे इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी साल जन्म दर बहुत ज़्यादा हो गया यानी कि प्रत्येक ऐसे बोलते हैं 11 साल 10 साल के बाद जो जनसंख्या होती है, मान लिया जन्म दर ज़्यादा हो गया तो उस बार जनसंख्या ज़्यादा होगी। अगर मृत्यु ज़्यादा हो गया तो जनसंख्या घटेगा। अगर यहाँ से लोग दूसरे देश जा रहे हैं तो उस देश की जनसंख्या घटेगी, या उस देश जिस देश में जा रहे हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जनसंख्या जो है 3 तरह से परिवर्तन होता है। एक तो होगा जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, और एक होता है परावर्स यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने पर, ठीक है। तो ये 3 रीजन है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या करें, यानी इनका अलग अलग व्याख्या करना है। और मैं बता दूँ यहाँ पर जो आपको बताऊँगी यहाँ पर 8 का 8 में से अगर आप 8 को याद करते हैं तो यहाँ से आपका 3 नंबर पक्का, यानी यहाँ से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या परिवर्तन क्या है, परावर्स क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, लिंगानुपात क्या है, प्राकृतिक वृद्धि क्या है। तो वृद्धि दर क्या है एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व को देखते हैं, ठीक है। तो धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं, धरातल। धरातल मतलब पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग होते हैं, जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को ही घनत्व कहा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो ये दक्षिण मध्य एशिया में है। और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग यानी कि जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र है, दक्षिण भाग का अमेजन वन क्षेत्र है, विरल जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर एक भी जनसंख्या जो है नहीं मिलने वाला, बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एशिया में यानी दक्षिण मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी। ख नंबर में क्या था, जनसंख्या परिवर्तन। देखिए जनसंख्या परिवर्तन कैसा होता है, किसी देश अथवा क्षेत्र में आबादी की संख्या, उसके वितरण एवं संगठन में होने वाले बदलाव को ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन 3 क्रियाओं पर है। कौन कौन सा, मैंने पहले बताया, जन्म दर, मृत्यु दर और परावर्स आपसी संयोजन से ही होता है। इसी से जनसंख्या में मतलब कि परिवर्तन होते रहता है, चेंज होते रहता है। अब समझते हैं परावर्स क्या है। किसी एक देश से दूसरे देश के बीच मतलब रूप से जाकर या आकर बस जाना,
अस्थायी परावास कहलाता है। इससे जनसंख्या में वृद्धि या कमी तथा संगठन में व्यापक परिवर्तन भी ला सकता है। तो परावास और कुछ नहीं है, मान के चले आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता, आप दूसरे देश में जाके बस सकते हो, वहाँ पे कुछ अपने फैमिली बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको वहीं पे सारा चीज़ आप वहीं पे बन गया तो आप तो परावास हो गए इस देश से, तो वहाँ की जनसंख्या आपने बढ़ा दिया है, बस ऐसे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोटक। जनसंख्या विस्फोटक क्या है? तो जब जनसंख्या में इतनी तेज़ी से वृद्धि होने लगती है तो उपलब्ध संसाधन मनुष्य के लिए मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कम पड़ने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोटक कहते हैं। अचानक से जनसंख्या वृद्धि होना, जो भी हमारे आवश्यकता है संसाधन वो धीरे धीरे कम होने पड़ता है, तो हम कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोटक हुआ है। इसीलिए सरकार कहते हैं कि 2 से ज़्यादा जनसंख्या ना ले, ठीक है। मतलब हर परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चा नहीं लिया जाएगा। अब धीरे धीरे ऐसे भी हो सकता है टाइम आ जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधन घटेगा, क्योंकि ज़मीन सब तो नहीं ना बढ़ता है, आदमी बढ़ता है, मानव बढ़ता है, तो ऐसे में कम तो करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर पाँचवीं आता है जन्म दर। तो प्रति 1000 आबादी पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यानी प्रति 1000 जो आबादी में मिलते हैं और अगर वो बच्चे जीवित है तो वो जन्म दर कहा जाएगा, ठीक है। जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है तथा जन्म दर घटने से जनसंख्या घटेगी, यानी इन दोनों में अपोजिट वाला चीज़ें होती है, ठीक है। आगे मृत्यु दर। प्रति 1000 आबादी पर मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और मृत्यु दर बढ़ने से जनसंख्या घटती है तथा मृत्यु दर घटने से जनसंख्या बढ़ती है। यानी कि अगर मृत्यु दर बढ़ेगा जनसंख्या घटेगा, मृत्यु दर घटेगा जनसंख्या बढ़ेगा, यही रिलेशन है इनके बीच में। नेक्स्ट लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, ये बात हम जानते हैं। और भारत का लिंगानुपात जो है 943 और झारखंड का है 947। समझ लीजिए पूरा भारत का है 943, ठीक है। और एक झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ पर 947 लिंगानुपात है, ठीक है। बात करते हैं लास्ट वाला, और यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को ही प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यानी कि जन्म दर, एक ही देश का जन्म दर मृत्यु दर को आपस में माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा आपका प्राकृतिक वृद्धि दर। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं 6 नंबर, इसमें बोला कि जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप से क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से विस्तृत नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। बस यही आंसर करने होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व की जनसंख्या का कितना भाग लोग एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा विश्व की जनसंख्या का 3/4 भाग एशिया तथा अफ्रीका में रहते हैं लोग, ठीक है। कितना? 3/4, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 60% लोग कितने देश में रहते हैं। तो विश्व का 60% लोग जो है वो कितने देश में रहते हैं? कुल मिला के 10 देशों में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म दर और मृत्यु दर किस प्रकार आंका जा सकता है, यानी इसको किस प्रकार से आंकते हैं, ठीक है, यानी कैसे उसको मापेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों द्वारा मृत्यु की संख्या में मापा जाता है। ये दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्प्रवासी लोग कौन है। उत्प्रवासी लोग किसको बोलते हैं? तो उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। उत्प्रवासी लोग जो देश को छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं उत्प्रवासी। नेक्स्ट है अप्रवासी। अप्रवासी लोग कौन होते हैं? तो यहाँ पर समझ लीजिए कि वे लोग जो देश में आते हैं और अप्रवासी लोग कहा जाता है। जो देश छोड़ेंगे उत्प्रवासी, जो देश में आएंगे यहाँ पर अप्रवासी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जनसंख्या के घनत्व को किस प्रकार नापा जाता है। तो जनसंख्या के घनत्व को किस प्रकार नापेंगे? तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या के घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग होते हैं। किसी क्षेत्र के 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी संख्या में लोग रहते हैं वही उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इतना आपको समझ लेनी है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है, साक्षरता किससे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा साक्षर, यानी जो व्यक्ति किसी भाषा में सामान्य संदेश को पढ़ लिख एवं समझ सकता है वही साक्षर कहा जाता है। बस इतनी ही बात है। तो बात करते हैं साक्षरता का क्या महत्व होता है। तो आंसर समझ लीजिए यहाँ पर, किसी देश की सामाजिक स्तर को साक्षरता से ही मापा जाता है। इसीलिए साक्षरता का जनसंख्या पर बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आर्थिक विकास की साक्षरता पर भी निर्भर करता है, इसलिए साक्षरता सबसे ज़्यादा महत्व है। साक्षरता नहीं होता तो ना जनसंख्या बढ़ती और ना कुछ सोच समझ बढ़ती, इसलिए साक्षरता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या संगठन लिंग, आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वस्थ दशाएं, व्यवसाय, आय व्यय स्तर को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि को ही जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आंसर हो जाएगा झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है ये 414 वर्ग किलोमीटर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी झारखंड के अलग से बात करेंगे
तो कितना 414 प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको लोग मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बड़ा वाला जो यहाँ पर आपको या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा या 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव एक संसाधन है, कैसे, यानी कैसे प्रूव करेंगे मानव एक संसाधन है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति के उस दिन यानी कि उस समय मतलब कि देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोग उपयोगी होते हैं, जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उससे संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे शिक्षित स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। बात करते हैं जैसे मानव संसाधन कैसे हुए। जैसे कि पहले ज़माने की बात करेंगे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे ना, उनके लिए रास्ता था, ना हवाई जहाज़ था, ना गाड़ी था आने जाने के लिए। आजकल देखिए कहीं नज़दीक में जाना है तो भी साइकिल है, गाड़ी है, ऑटो है, बहुत तरह की गाड़ी जो है निकली है। और ये भगवान ने नहीं दिया या प्रकृति से हमें नहीं मिला, ये मानव ने बनाया है। सो हम कह सकते हैं मानव जो है एक प्रकार से क्या है, एक संसाधन है जो रहने के लिए घर भी बनाया अपने लिए, ठीक है। आगे है 2 नंबर में बोला जलवायु किस प्रकार की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो आंसर हो जाएगा अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्मी भी। शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों में सहारा, अंटार्कटिक, कनाडा में विरल जनसंख्या है। यानी कि इस जगह पे क्या होता है, जैसे सहारा बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकता है, अंटार्कटिक बहुत ज़्यादा ठंडा, कनाडा वगैरह। तो यहाँ पर जनसंख्या विरल है। विरल मतलब ना के बराबर होता है, यहाँ पर मानव नहीं रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्प्रावस एवं अप्रावस में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर क्या हो जाओ, उत्प्रावस के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है तथा अप्रावस के कारण बढ़ती है। तो दोनों में जनसंख्या घटती है बढ़ती है, इसमें घटती है और इसमें बढ़ेगी। दूसरी बात, अल्प विकसित देशों में उत्प्रावस एवं विकसित देशों में अप्रावस की स्थिति पाई जाती है। जो विकसित नहीं है, थोड़ा बहुत विकसित है, तो वहाँ उत्प्रावस पाए जाएंगे, यानी जनसंख्या हमेशा घटा हुआ मिलेगा। जो विकसित है वहाँ पे अप्रावस मिलेंगे, जो जनसंख्या बढ़ी हुई मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों, आखिर क्यों। तो बता दें यहाँ पर जनसंख्या यानी विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, या जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण ही हुआ है। खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम हो गई है, क्योंकि खाद्य तो आपूर्ति हमें हो रही है, भूखे तो कोई नहीं मर रहा है ना। दूसरी बात, उनके लिए दवाएं भी पूरी तरह से उपलब्ध हो चुकी है, तो जबकि जन्म दर अधिक है इसी वजह से, ठीक है। 1970 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई थी, जबकि 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी हो गई, यानी कि 6 अरब हो गई। तो इससे बड़ा जनसंख्या विस्फोटक ही कह सकते हैं, क्योंकि 3 अरब से डायरेक्ट कितना चला गया, 6 अरब, यानी 3 गुना ज़्यादा हो गया। क्योंकि एक तो हम कह सकते हैं खाने पीने की भी व्यवस्था हो गई, दूसरी अगर किसी को बीमार है तो उनके लिए भी दवाई हो गया, तो मरने की संख्या तो घट भी करेगी ना। आगे यहाँ पर जो 5 नंबर में पूछा जाएगा, जैसे जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, व्याख्या करें। यानी सबसे पहले बात तो हमें जनसंख्या परिवर्तन क्या इसको लिखना है, उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य क्या क्या कारण है इसको व्याख्या करना है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन एक प्रक्रिया है, आबादी की जनसंख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होते रहता है। यह परिवर्तन 3 क्रियाओं में होती है, हमने पहले ही बताया था, जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन से ही होता है। आगे बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है जन्म दर। जन्म दर से आशय एक दिए हुए समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को ही जन्म दर कहा है। आगे बात करते हैं ऊंची जन्म दर से आशय अधिक जनसंख्या से, अर्थात जन्म दर जितनी ऊंची होगी जनसंख्या उतना ही तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर से आशय कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से है। उच्च मृत्यु दर से आशय यह मतलब आंसर मतलब कि उच्च, यानी कि यहाँ पर दिया जैसे उच्च मृत्यु दर से यह स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाएगा, और नीची मृत्यु दर से जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक हो जाएगा। वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं असुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी तो आई है, इससे जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं प्रवास। प्रवास के कारण ही जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसी स्थान में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। यदि जनसंख्या की यह अदला बदली एक देश में ही होती है तो इससे जनसंख्या परिवर्तन में कोई अंतर नहीं होगा। अगर एक देश से दूसरे देश चला जाएगा, जैसे आप झारखंड में रहते हो बिहार चले गए, तो इसमें जनसंख्या में थोड़ी परिवर्तन होगा। अगर आप भारत में रहते हैं और अमेरिका चले जाएंगे, या अमेरिका में रहते हैं भारत आ जाएंगे, तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, तो यही हो जाएगा। परंतु यदि प्रवास एक देश से दूसरे देश में होते हैं तो इनमें जनसंख्या परिवर्तन मतलब अवश्य फर्क पड़ेगा। आगे बात करते हैं 2 नंबर में बोला जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं, किसी देश की जनसंख्या पिरामिड से किन बातों का पता चलता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनसंख्या संगठन, यानी कि जनसंख्या संगठन यानी कि संगठन का अध्ययन करने में जनसंख्या पिरामिड सहायक होते हैं। जैसे जनसंख्या पिरामिड को आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब यहाँ से समझते हैं
कि किसी देश का जनसंख्या पिरामिड से निम्न बातों का पता चलता है। सबसे पहली बात क्या पता चलता है कि जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या के लिंग प्रतिशत को विभक्त किया जा सकता है। दूसरी बात, इनको 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग तक और 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग में विभक्त किया जा सकता है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत से लिंग प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी बात, जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रम सब यानी कि प्रौढ़ों व वृद्धों की जनसंख्या दिखाता है। कम जन्म एवं मृत्यु दर वाले देशों को पिरामिड का यानी आधार संकरा होता है। यह स्थिति विकसित देशों में ही होता है, ठीक है, जो विकास है ऐसे ही देशों में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड में 16 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को उल्लेख करें। तो यहाँ पर बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हम 2 वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला भौगोलिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। तो एक एक करके दोनों कारक को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले भौगोलिक कारक, इसके अंतर्गत भू आकृति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधन की उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर समझते हैं भू आकृति। पर्वत एवं पठारों की अपेक्षा लोग समतल मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र कृषि कार्य, गृह निर्माण यानी घर निर्माण, यातायात आदि के लिए उपयुक्त होता है। भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र में संघन बसे हुए जबकि हिमालय के क्षेत्र में विरल बसा हुआ मिलेगा, ठीक है। गंगा वाले क्षेत्र में काफ़ी लोग मिलेंगे, लेकिन अगर जंगली की बात करेंगे यानी जंगल की तरफ जैसे हिमालय तरफ हो गया तो वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ ऊंची नीची वाले पहाड़ हैं। बात करते हैं जलवायु। अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। शीतोष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यही कारण के गर्म ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों जैसे सहारा, अंटार्कटिक, कनाडा में विरल जनसंख्या पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर का है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। तो यहाँ पर जल, उपजाऊ मृदा एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता लोगों को बसाने के लिए आकर्षित तो करती है। दूसरी बात, नदी घाटियाँ के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में अलवनीय यानी मीठा जल उपलब्ध है। वहाँ घनी आबादी है। झारखंड का छोटानागपुर का पठारी इलाका यानी पठारी इलाका जो है खनिज संसाधनों से समृद्ध है, अतः घनी आबादी है। मध्य पूर्व के अरब देशों में पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ये क्षेत्र जलवायु प्रतिकूल होते हुए भी लोग को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बिकता है और पैसे कमाता है, ठीक है। दूसरी बात है मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या है, जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। संस्कृति तो यहाँ पर समझते हैं अच्छी शिक्षा, स्वस्थ और आवास वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जैसे पुणे, बेंगलुरु आदि हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आगे आर्थिक कारक, ऐसे प्रदेश जहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध है वहाँ घनी जनसंख्या पाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे ही क्षेत्र हैं, भारत का मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर, जापान का ओसाका ऐसे ही शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। अत्यधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को बसाने के लिए आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी एक ऐसी ही शहर है जो सांस्कृतिक कारक से निर्भर है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर यानी 4 नंबर 16 जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वर्णन करें। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है, पहले है जलवायु, यानी जलवायु का भी जनसंख्या घनत्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, लोग अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे वाले स्थान पर नहीं रहते हैं, यानी कि उनको कैसी जगह चाहिए, शीतोष्ण यानी ना गर्म ना ठंडा, ऐसे देशों में रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात है मृदा एवं खनिज भंडारण। मृदा कृषि की प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, अतः मनुष्य को भोजन, वस्त्र व इसी घर पर निर्भर रहता है। अतः उपजाऊ मृदा वाले मैदानों में जनसंख्या घनी पाई जाती है। इसी प्रकार खनिज भंडारों से युक्त भागों ने भी लोगों को गंभीरता से आकर्षित तो किया है। नेक्स्ट है स्थलीकृति। तो यह जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर देखेंगे, लोग पर्वतों एवं पठारों की तुलना में मैदानी इलाके पर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो आंसर हो जाएगा विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण है, पहले तो स्थलीकृति, लोग पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं। दूसरी है जलवायु, यानी कि ये चीज़ें बहुत बार रिपीट हुआ है। जलवायु, सामान्य जलवायु में लोग लोग अधिक बसते हैं, परंतु ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यधिक गर्म या कम गर्म होता है, जिस वजह से लोग वहाँ नहीं पाया जाता है। मृदा की बात करते हैं, किसी को उपयुक्त भूमि में बंजर भूमि की अपेक्षा लोग अधिक बसते हैं। अगर उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे है जल, जहाँ अलवणीय जल यानी कि बिना लवण वाला प्राप्ति सुगमता से होती है वहाँ लोग अधिक बसते हैं। नदी घाटियों में लोग अधिक बसते हैं, परंतु मरुस्थल में सबसे कम बसते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन का आंसर और आखिरी आंसर ही होगा, जैसे खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में लोग अधिक बसे हुए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हीरे का खान है होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा
जनसंख्या बसते हैं। तो बस यही सब रीज़न है और यही सब क्वेश्चंस आपको करके चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बस इतना ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। यहाँ से आपने जितना तैयारी कर लिया, एक भी क्वेश्चन टच से मस नहीं होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से ही उठाया जाएगा जो आपको भूगोल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू।